नमस्कार मित्रों, साध्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, रचनात्मक ऊर्जा के साथ हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से पूर्व की जो क्रियाएं होती आई हैं उन्हीं से आगे बढ़ते हुए हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। साथियों, एक बार अवगत कराता हूं, मनोविज्ञान की जो आधार अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है, छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उसी में आगे की कड़ी कल हमने शुरुआत किया था मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के अध्ययन से संबंधित जो जानकारी होगी उनसे हम अवगत होंगे। पिछले वीडियो में हमने संरचनावाद के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किया और जाना कि संरचनावाद किस तरीके से चेतना अनुभूति के अध्ययन में अपने विचारों को प्रकट करता है। उससे संबंधित मैं आपसे कुछ दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप अनवरत रूप से मेरे स्रोत आधारित इन टॉपिकों को अध्ययन कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी परीक्षा उपयोगी अपने ध्यान में स्थापित करते जा रहे हैं। पिछला जो वीडियो संरचनावाद का जो हमने आप तक पहुंचाया, तो उससे संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, दो प्रश्न मैंने यहाँ आपके लिए दिए हैं। आप पहले उनका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना और उसके बाद फिर अगली संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों, संरचनावाद के बारे में जो दो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं हमारे बोध में वृद्धि करते हैं। परीक्षा के प्रश्नों को समझने की एक प्रकृति का हमें ज्ञान होता है। उसी आधार पर जो दो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है, चेतना अनुभूति का सैद्धांतिक विश्लेषण किस संप्रदाय में किया जाता है। इसके चार ऑप्शन हैं: कार्यवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद। अब आपने जो पिछले वीडियो में जो जैसे ही अध्ययन अध्यापन किया है उस पर जो चर्चा हुई है उसके आधार पर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। दूसरा प्रश्न है, अंतर्दर्शन विधि का नियतार्थ है, अर्थात अंतर्दर्शन विधि का क्या अर्थ है। चार ऑप्शन है: व्यवहार का निरीक्षण करना, व्यवहार को सीखना, अपने को जानना, व्यवहारिक अंतःक्रिया। अब इन दो प्रश्नों के आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। उसके बाद हम अपनी जो क्रियाएं आगे बढ़ाते हैं। साथियों, मैं आपको अवगत कराता हूं, फिर वही उसी आधार पर आपकी रुचि को जागृत करता हूं और प्रेरित करता हूं कि आप आधार के साथ हमसे जुड़े हैं, जुड़ते रहिए। जैसे भी छोटे छोटे टॉपिक हैं क्रम के अनुसार आप तक पहुंचते रहेंगे और उनकी जो परीक्षापयोगी ज्ञानोपयोगी जो सामग्री है, भिन्न भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका हमें लाभ मिल सकता है, तो उसके आधार पर हम अब अपने अध्ययन अध्यापन से जुड़ रहे हैं। कल हमने संरचनावाद की चर्चा की थी। आज साथियों हम कार्यवाद की चर्चा करते हैं कि कार्यवाद की जो स्थापना किसने की। कार्यवाद की स्थापना के जो रहस्य हैं उन्हें समझेंगे। वैसे तो बहुत सी परीक्षाओं में कार्यवाद की स्थापना के बारे में प्रश्न भी आए हैं, फिर भी उसको तथ्यात्मक रूप से जानेंगे और कार्यवाद ने जिस विषय पर अध्ययन किया था उस विषय की जो गूढ़ से गूढ़तम रहस्य की बात है उस पर विचार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, कार्यवाद के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, कार्यवाद के अब रहस्यों के बारे में थोड़ा विचार करें। कार्यवाद की स्थापना में कुछ अनसुलझे तथ्य भी जुड़े हुए हैं। पहले तो ये जाने कि कार्यवाद को किन किन नामों से जाना जाता है। कार्यवाद को प्रकार्यवाद भी कहते हैं, कार्यवाद को क्रियावाद भी कहते हैं,
इन नामों से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में फंक्शनलिज्म कहते हैं। कार्यवाद की आधारशिला विलियम जेम्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रखी थी। विलियम जेम्स ने कार्यवाद का जो विवरण तैयार किया था, वह विवरण उसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो परीक्षा में कई बार अन्य परीक्षाओं में भी पूछी गई है, और उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में विलियम जेम्स ने चेतना अनुभूति के तत्वों को संरचनावाद के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया से अलग बताया और संरचनावाद की चेतनानुभूति की अध्ययन प्रक्रिया का विरोध किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 1890 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कार्यवाद की नींव विलियम जेम्स द्वारा रखी गई। तो एक तो प्रश्न यहां यह है कि कार्यवाद की नींव किसने रखी। इंपॉर्टेंट बात है कि कार्यवाद की आधारशिला किसने रखी। अंग्रेजी में भी आता है इनफॉर्मली। अगर इनफॉर्मली शब्द इसमें जुड़ा हुआ है तो विलियम जेम्स है। 1890 में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम से महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की। उसमें जो विवरण चेतनानुभूति के अध्ययन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था, उसी के आधार पर कार्यवाद की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। अब यहां एक और तथ्य की बात है, कार्यवाद को फॉर्मली या वास्तविक रूप से विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो शिकागो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों का जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में कार्यवाद को विकसित करने की जो मनोवैज्ञानिक थे, उनमें सबसे अग्रणी जॉन डीवी, एंजेल एवं कार्नी थे। जब विलियम जेम्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में कार्यवाद को इनफॉर्मली स्थापित किया, तो उसके उन तत्वों से प्रेरणा लेते हुए और कार्यवाद की उस विषय प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जॉन डीवी, एंजेल और कॉर्रे जैसे लोगों ने शिकागो में इसको विकसित किया। और मैं यहां आपको बता दूं कि शिकागो में जो मनोवैज्ञानिक संगठन था, उनमें सबसे अग्रणी जॉन डीवी था। और जॉन डीवी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। जॉन डीवी के बारे में थोड़ा सूक्ष्म परिचय दूं। वैसे तो आपको पता है कि जॉन डीवी दार्शनिक शिक्षा शास्त्री, जिसने प्रयोजनवाद दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके शिक्षा सिद्धांतों को जनतंत्रीय शिक्षा सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। आगे पढ़ाएंगे जब शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू होगी। फिर भी ओरली इन्हें थोड़ा शब्द के माध्यम से सुनने, क्योंकि जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी जनतंत्रीय शिक्षा का समर्थक था। इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और जॉन डीवी से संबंधित भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न भी आते हैं। अब थोड़ा जॉन डीवी के बारे में ओरली
जाने कि जॉन डीवी ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के आधार पर कई पुस्तकों की रचना की जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उनकी एजुकेशन ऑफ सोसाइटी अथवा स्कूल ऑफ सोसाइटी। स्कूल ऑफ सोसाइटी को शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया में अध्ययन किया जाता है। स्कूल्स ऑफ सोसाइटी जो पुस्तक है उनकी ऑफ सोसाइटी जॉन डीवी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और जॉन डीवी के बारे में और भी बताऊं मैं आपको, परीक्षा में आते रहते हैं, कई सवाल तो रीट में भी इनसे जुड़े हुए हैं, यूपी टेट में भी आए हुए हैं। जॉन डीवी ने प्रगतिशील विद्यालय की स्थापना की। नोट करें, इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालयों में जैसे लैब स्कूल, लैब स्कूलों की जो स्थापना की जॉन डीवी ने की। जो प्रगतिशील विद्यालय जाने जाते थे, तो कहां की, इंपॉर्टेंट बात यह है, तो शिकागो विश्वविद्यालय के ही इस कार्यवाद की अध्ययन प्रक्रिया में औपचारिक रूप से प्रगतिशील विद्यालयों से जुड़े तथ्य अग्रसित किए। और भी जॉन डीवी के बारे में जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जो मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया में परीक्षा को प्रभावित करते हैं। जैसे एक बार यूपी टेट में भी आया था, चिंतनशील सोच का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। चिंतनशील सोच का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने। कार्यवाद पढ़ रहे हैं, इसमें जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में परीक्षा उपयोगी तथ्य आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर एक बार रिपीट करें, कार्यवाद की जो स्थापना या नींव रखी थी वो विलियम जेम्स ने रखी। विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक पुस्तक की रचना की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। विलियम जेम्स को कार्यवाद को आगे बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक एक छोटा संगठन था, इसमें अग्रणी थे जॉन डीवी, जिन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में कार्यवाद के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उन पर कार्य किया। और उसी से संबंधित उन्होंने बहुत कुछ ऐसे शिक्षा प्रक्रिया के तथ्य स्थापित किए, जैसे प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित विद्यालयों की स्थापना, जो लैब स्कूल के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने चिंतनशील सोच का सिद्धांत दिया जो उत्तर प्रदेश टेट में भी आया हुआ है। और भी इन्होंने सामाजिक दक्षता का सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, सामाजिक दक्षता का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। अनुभवों की पुनर्संगठन या संरचना का सिद्धांत किसने दिया? यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुभवों के पुनर्संगठन या पुनर्संरचना का सिद्धांत किसने दिया? डीवी ने दिया। इंपॉर्टेंट है, रीट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। लेकिन हम यहां साइकोलॉजिकल बेस को पढ़ रहे हैं, उसमें मनोवैज्ञानिक संप्रदाय पढ़ रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक संप्रदाय में हम दूसरी संप्रदाय कार्यवाद पढ़ रहे हैं। और कार्यवाद की जो तथ्यात्मक सामग्री है परीक्षा उपयोगी है
या नहीं है, इसके बारे में जो उससे जुड़े हुए तथ्य हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां कार्यवाद के विषय में जो तथ्य हैं, जो उसे सूक्ष्म जो जानकारी है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यहां जॉन डीवी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पढ़ते भी रहते होंगे। सामाजिक दक्षता का सिद्धांत, लैब स्कूल, प्रगतिशील विद्यालय, चिंतनशील सोच का सिद्धांत, अनुभवों के पुनर्संगठन का सिद्धांत या अनुभवों के पुनर्संरचना का सिद्धांत जॉन डीवी से जुड़े हुए हैं। और भी जॉन डीवी से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, आप पढ़ते रहते हैं। जैसे विद्यालय समाज का लघु रूप है, आगे पढ़ेंगे शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया में, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शुरू होगी, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो जॉन डीवी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, एजुकेशन साइकोलॉजी। अब यहां उस जॉन डीवी का जो प्रथम दृष्टिकोण से जो कार्य शुरू होता है वो कार्यवाद के अंतर्गत होता है। और कार्यवाद की जो विकसित प्रक्रिया में जब शिकागो में उसने किया तो जॉन डीवी ने बहुत सारी चीजों पर कार्य किए, जो मैंने आपको यहां अवगत कराया है। एंजल ने कार्यवाद में जॉन डीवी का सहयोग किया, कॉर्रे ने भी सहयोग किया। ये कार्यवादी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। यहां हमने कार्यवादी शिकागो यानी कि अब दो तथ्य जुटे। एक तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित जो सबसे पहले नींव रखी विलियम जेम्स ने कार्यवाद के विषय में, और दूसरा शिकागो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों का संगठन, जिन्होंने मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वो अवगत कराया। अब कार्यवाद की प्रक्रिया से और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने आगे चल करके उसको और आगे बढ़ाया। जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के कार्यवादी, इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के कार्यवादी। अब कार्यवाद की स्थापना में 3 तथ्य हुए। सबसे पहले तो विलियम जेम्स, फिर शिकागो मनोविज्ञानों का संगठन, अब कोलंबिया विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट है ये कि कार्यवाद को कोलंबिया विश्वविद्यालय में किसने विकसित किया। शायद आपकी अध्ययन अध्यापन क्रिया से शायद ओझल हो, तो मैं आपकी उस अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में जोड़ रहा हूं कि जो तथ्य हम पढ़ रहे हैं स्रोत से तो उनकी क्या क्या जानकारी है। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के कार्यवादी थे थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ। आगे चर्चा करेंगे वुडवर्थ के बारे में भी, पर यहां बता दूं क्योंकि थॉर्नडाइक ने, ये तो आप थॉर्नडाइक के बारे में तो आप जानते हैं। अब यहां कार्यवाद की बात हो रही है तो यहां प्रथम दृष्टिकोण थॉर्नडाइक के बारे में यहां पदार्पण हुआ है, वुडवर्थ के बारे में भी पदार्पण हुआ है। तो इनके बड़े अनसुलझे रहस्य हैं मेरे पास। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य विद्यार्थी फोन करते रहते तो मैं बताता रहता हूं जितनी मेरे अध्ययन अध्यापन से जुड़ी जानकारी है। थॉर्नडाइक एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया था। वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा की प्रक्रिया में भी इसका योगदान है, लेकिन थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। अब थॉर्नडाइक ने जो कार्य किए उनके बारे में आप परिचित हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो सिद्धांत दिए थे वो व्यवहारवाद की प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक ने साचार्यात्मक या त्रुटि या भूल के सिद्धांत पर या सीखने के मुख्य नियमों और गौण नियमों पर किस तरीके से कार्य किया। लेकिन यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के कार्यवादी थॉर्नडाइक ने CABD का सिद्धांत दिया। यह कार्यवाद के अंतर्गत दिया और कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो कार्यवादी थे इन्होंने, समझता हूं कि लगभग
1920 के आसपास कार्यवाद की प्रक्रिया को कोलंबिया विश्वविद्यालय में आगे बढ़ाया और थॉर्नडाइक ने एक महत्वपूर्ण CABD का एक सिद्धांत दिया। और ये CABD वास्तविक बालक की उन बौद्धिक क्रियाओं को विकसित करने के लिए है जिससे बालक के साथ ये अनवरत रूप से जुड़े, तो बालक की तार्किक एवं कार्य करने की जो प्रक्रियाएं उनमें विकास हो। जैसे सी का मतलब कंप्लीशन, बी का मतलब अरिथमेटिक, वी का मतलब वोकेबलरी, और सी का मतलब डायरेक्शन। अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति, अंक गणितीय तार्किकता का विकास, शब्दावली का विकास और डायरेक्शन दिशा निर्देश। थॉर्नडाइक ने कार्यवाद के अंतर्गत अपने CABD सिद्धांत में यह स्पष्ट किया था कि बालक को इन 4 प्रक्रियाओं से जोड़ना चाहिए जिससे कि उसके क्रियाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। कंप्लीशन यानी कि इस तरीके से उन्हें एक कार्य देना चाहिए जिससे कि वो रिक्त स्थान पूर्ति करें तो उनके बौद्धिक क्षमताओं का विकास हो, उनकी बौद्धिक कुशलताओं का, उनके कार्य करने की क्रियाओं का विकास हो। अंकगणितीय तार्किकता का मतलब है कि वो गणितीय क्षमताओं का, गणितीय तर्कों का वैज्ञानिक रूप से विकास करें। शब्दावली, जितने बालक के सामने तार्किक जो शब्दावली होगी उससे बालक भिन्न भिन्न तरीके से उस शब्दावली के अर्थों से परिचित होगा और सही दिशा निर्देश हो जिससे कि बालक अपने कार्य में मोटिवेटिव और रुचि के साथ जुड़े। तो यहाँ पर केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में थॉर्नडाइक ने CABD के सिद्धांत को देकर के ये सिद्ध कर दिया कि बालक के विभिन्न तरीके से सीखने के लिए उसके कार्यों की प्रणाली क्या होनी चाहिए। अब बुड़वर्थ के बारे में मैं आपको बताऊं, वैसे तो रहस्य इसके व्यवहारवाद में सुलझेंगे, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूं कि एक आपने जैसे प्रश्नावली विधि का जो विकास किया था वो कार्यवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत ही किया। जब बुड़वर्थ तमाम चेतनानुभूति के कार्य पर लोग जुड़े हुए थे तो उसी समय उसके जो प्रयोग प्रणाली थी तो उसमें उसकी जो प्रश्नावली एक बहुत ही उम्दा तरीके से लोगों के प्रयोग करने में या चेतनानुभूति के अध्ययन करने में एक अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हुई। तो बुड़वर्थ ने एक प्रश्नावली विधि का विकास किया। और भी बताएं, हालांकि मैं यहां कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि विषय अलग है वो, परंतु नाम इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि कहीं कहीं हम इस चीज को पढ़ते हैं SOR, तो कोई कतिपय स्रोतों से भिन्न भिन्न तरीके से वाटसन और बुड़वर्थ में बड़ी विवाद की स्थिति होती है। तो मैं व्यवहारवाद के अंतर्गत उस SOR के तथ्यों को स्पष्ट करूंगा कि बुड़वर्थ और वाटसन में SOR की अध्ययन प्रक्रिया में अंतर कहाँ है, किसे मान्यता मिलनी चाहिए, कौन इसके वास्तविक रूप से इसकी प्रस्तावित करने में भूमिका निभाता है। तो यहां पर मैं केवल ये सूक्ष्म कार्यवादी तरीके से तुम्हें परिचय दे रहा हूं। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें क्योंकि मेरे विषय ही यही है। कार्यवाद की स्थापना मनोविज्ञान संप्रदाय के अंतर्गत कार्यवाद की स्थापना आधारशिला विलियम जेम्स ने रखी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। हालांकि मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय और
लोग इसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नाम से भी कह देते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी अंतर कर दूं इस विषय को कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1975 में विलियम जेम्स ने एक प्रयोगशाला की स्थापना की, कार्यवाद की स्थापना नहीं की। आप चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने वाले के जीवन में ये रहता है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी जुड़ा हुआ है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय विलियम जेम्स से जुड़ा हुआ है, परंतु वो प्रयोगशाला के रूप में जुड़ा हुआ है, कार्यवाद संप्रदाय के रूप में नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर रहा हूं कि कार्यवाद की स्थापना में जो महती भूमिका, जो आधारशिला रखी थी, विलियम जेम्स ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रखी थी। ठीक, अब दूसरे जो संगठन के जो लोग थे इस कार्यवाद को आगे बढ़ाने में, जॉन डीवी, एंजल और कॉर्रे थे। जॉन डीवी के बारे में सूक्ष्म परिचय दिया। तीसरे जो लोग थे कार्यवाद को आगे बढ़ाने में, कोलंबिया विश्वविद्यालय के कार्यवादी थे। तथ्यात्मक बातें ये थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। थॉर्नडाइक के बारे में मैं आपको यहां मैंने जो कार्यवाद से जुड़ी हुई कार्य प्रणाली है उसके बारे में अवगत कराया। वुडवर्थ की जो कार्यवाद से जुड़ी हुई प्रक्रिया है उसके बारे में अवगत कराया। अब थॉर्नडाइक के बारे में तो बहुत कुछ, इतनी तथ्यात्मक जानकारियां परीक्षा उपयोगी का शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कब और कैसे कहां, अब सब सारी चीज को मैं इस कार्यवाद में थॉर्नडाइक को जोड़ दूं तो वो कोलंबिया से संबंधित नहीं है। तो इन चीजों पर भी हम विचार करें कि केवल और केवल हम उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो हम कार्यवाद से जुड़ी हुई चीज हैं। थॉर्नडाइक से तो व्यवहारवाद जैसा प्रक्रिया, उसमें अनेक प्रयोग हुए, उनमें किस किस तरीके से थॉर्नडाइक ने क्या क्या कार्य किए थे, तो इन सारी चीजों को थॉर्नडाइक ने कब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपनी पुस्तक की रचना की, कब उसने शिक्षा मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाया, इन सारी चीजों को हम आगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में करेंगे। परंतु यहाँ केवल और वास्तविक पूछा जाए तो थॉर्नडाइक है ही शिक्षा मनोवैज्ञानिक, लेकिन उसके जो कार्यवाद के अंतर्गत जो कार्य हैं उनसे मैंने आपको अवगत कराया है, क्योंकि मेरा विषय ही वही है कार्यवाद। और कार्यवाद ऐसा नहीं है कि ये तो मुझे पता है 2 मिनट का विषय भी हो सकता है कि कार्यवाद की आधारशिला किसी ने रखी, पढ़ने पढ़ाने वाली, लेकिन जो तथ्यों से जुड़ रहे हैं, जो उम्मीद करके जुड़ते हैं। साध्य अकेडमी पढ़ने के लिए भी वही लोग आते थे जो इस धैर्य के साथ कि हमें तथ्यों के साथ जुड़ना है। और मेरा भी उद्देश्य है कि मेरी शैली या मेरे जो अपने उद्देश्य हैं कि मैं एक रैंडमली न चल करके उस विषय को तथ्यात्मक रूप से जोड़ूंगा, क्योंकि इस आज के दौर में बहुत से हमारे भाई साथी तमाम हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। सबका उद्देश्य यही है कि आप तक ज्ञान पहुंचे, मेरा अपना तरीका है। तो यहां पर कार्यवाद के बारे में मैंने आपको छोटा परिचय दिया, और भी थोड़ी सी जानकारियां कार्यवाद की उसके बारे में भी समझें। कार्यवाद के बारे की स्थापना, कार्यवाद का जो स्थापना का उद्देश्य था वो चेतनानुभूति के विरोध में था, और चेतनानुभूति संरचनावाद के विरोध में था। और दोनों का विषय जो चेतनानुभूति है उसमें कहाँ अंतर है, वो सारी चीजें भी अब मैं चर्चा करूंगा। अब यहां विषय आता है कि कार्यवाद का जो चेतनानुभूति का अध्ययन था वो किस प्रणाली पर आधारित था। तो ध्यान दें साथियों, कार्यवाद की चेतनानुभूति का अध्ययन व्यवहारिक उपयोगिता पर था। अंतर हो गया, क्योंकि संरचनावाद की चेतनानुभूति का जो अध्ययन था सैद्धांतिक विश्लेषण था, और कार्यवाद का जो चेतनानुभूति का अध्ययन है वो व्यवहारिक उपयोगिता पर है। अब यहां स्पष्ट सी बात है कि विलियम जेम्स या कार्यवादी ये मानते थे कि चेतनानुभूति विश्लेषण की संरचनात्मक तत्व नहीं है, उनका मानना था कार्यवादियों का, क्योंकि चेतनानुभूति कोई क्रिया है, वो कार्य पर बल देती है, अर्थात उसकी व्यवहारिक उपयोगिता ही महत्व रखती है। तो यहां पर एक बात ये क्लियर हुई। अब तुलनात्मक रूप से कार्यवाद के अध्ययन
की जो विधि थी वह अंतः निरीक्षण एवं प्रयोग विधि थी। ध्यान दें साथियों, अंत निरीक्षण विधि तो संरचनावाद में भी थी, प्रश्न भी आया होगा आपके जीवन में, परंतु एक चीज यहां नोट करके स्पष्ट कर लें, संरचनावाद की अंतर्निरीक्षण विधि का शायद कल न कर पाए हो, आज कर लें। संरचनावाद की जो कि अंतः निरीक्षण विधि का प्रयोग प्रशिक्षित लोग ही कर सकते थे, लेकिन कार्यवाद की अंतर निरीक्षण विधि में कोई भी प्रयोग कर सकता है, अर्थात इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दें कि संरचनावाद में अंतर्निरीक्षण विधि जो अंतर्दर्शन विधि है उसे प्रयोग करने वाले प्रशिक्षित लोग ही होने चाहिए थे, लेकिन कार्यवाद में अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग कोई भी जिसमें प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसकी और महत्वपूर्ण विधि प्रयोग विधि, यह इसकी विधि थी। कार्यवाद के सार्वभौमिक अर्थों में स्पष्ट किया गया है। कार्यवाद की चेतना का कार्य वैयक्तिक है। इंपॉर्टेंट है, चेतना का जो कार्य है वैयक्तिक है, क्योंकि यहां जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चेतना के बारे में ही अनुभूति करता है, वो दूसरे की चेतना के बारे में अनुभूति नहीं करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कार्यवाद की जो चेतना का जो कार्य है वो वैयक्तिक है। दूसरा, कार्यवाद की चेतना परिवर्तनशील एवं सतत है। स्पष्ट सी बात है कि कार्यवाद की जो चेतना है वो परिवर्तनशील है और सतत है, क्योंकि क्रिया है उसकी। कार्यवाद का अर्थ ही चेतनानुभूति का यही है कि वो अनवरत रूप से अपनी क्रिया में रहती है। तीसरी, कार्यवाद की चेतना चयनात्मक है, अर्थात इसका कोई उद्देश्य होता है चेतना अनुभूति करने का, तो यह भी स्पष्ट सी बात है। तो यहां यह कार्यवाद की चेतना अनुभूति की क्रिया से जुड़े हुए कुछ गुण हैं जिन पर कार्यवाद महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करता है। तो एक बार साथियों, एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूं कि कार्यवाद की स्थापना विलियम जेम्स ने, अर्थात उसकी आधारशिला रखी। विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की रचना की। विलियम जेम्स ने कार्यवाद की स्थापना हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की। अब विलियम जेम्स के कार्यवाद को आगे बढ़ाने के लिए शिकागो में जॉन डीवी, एंजेल और कॉर्रे जैसे मनोवैज्ञानिकों ने विस्तृत कार्य योजना बनाई और उसे आगे बढ़ाया। जॉन डीवी की जो महत्वपूर्ण क्रिया थी कार्यवाद से जुड़ी हुई वो मैंने आपको परिचित कराई हैं। फिर तीसरा जो कार्यवादी संगठन था वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में था, जो थॉरनडाइक था। थॉरनडाइक ने कार्यवाद के अंतर्गत CABD एक सूत्र की स्थापना की जिससे कि बालक का क्रिया से कैसे जुड़ता है। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का विकास किया। आगे भी इनके बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रूप से थॉरनडाइक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है और इसकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या विस्तार है उसे हम आगे पढ़ेंगे।
तीसरा कार्यवाद की जो विधि है वो अंतर्निरीक्षण विधि और प्रयोग विधि है। संरचनावाद की जो अंतर्निरीक्षण विधि थी उसमें प्रशिक्षित व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता था, लेकिन कार्यवाद की जो अंतर्निरीक्षण विधि है उसमें कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी विधि प्रयोग विधि इंपॉर्टेंट है कि कार्यवाद में किस विधि का प्रयोग किया गया, लेकिन संरचनावाद में अंतर्निरीक्षण विधि का ही विकास किया गया, उसी का प्रयोग किया जाता था। अब चेतना अनुभूति के जो तथ्यों का कार्यवाद में जो अध्ययन किया गया उसके गुण क्या हैं। कार्यवाद की चेतना का कार्य वैयक्तिक है, कार्यवाद की चेतना परिवर्तनशील एवं सतत है, कार्यवाद की चेतना चयनात्मक है। इस तरीके से कार्यवाद की सूक्ष्म जानकारी है। जितना भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं आप तक पहुँचे। अगली जो वीडियो होगी वो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित जो भी संप्रदाय होगी वो आप तक पहुंचेगी। तो साथियों, आप धैर्य के साथ, रुचि के साथ अप्रेरित होते हुए तथ्यों से जुड़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप तथ्यात्मक रूप से जुड़ते जाएं। जो भी अपने अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई जानकारी है इस विषय से मैं आपको क्रमागत रूप से पहुंचाता रहूँगा और उसके सार्थकता से जोड़ता रहूँगा। नमस्कार।